अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट बताती है कि गला घोटने से पहले मकतूला को चाय के ज़रिए कोई नशा आवर दवा दी गई थी। मैंने कहा, मकतूला के मैदे से हासिल होने वाले मवाद में नशा आवर अद्विया के आसार पाए गए हैं। जी ऐसा ही है, उसने जल्दी से कहा। पहले मुलजिम ने चाय में कोई नशा आवर दवा मिलाकर मकतूला को दी। इसका मकसद यही था कि मकतूला को काबू करने में आसानी रहे, वो मुलजिम के इरादे की तकमील के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी न कर सके और मुलजिम अपने मिशन में सुरखरू हो जाए। लेकिन जब इस नशा आवर दवा ने कोई खातिर खा कामयाब नहीं हुआ तो मुलजिम के अमल के जवाब में मकतूला ने चीख चिल्लाकर अपना रद्द अमल जाहिर किया। तो मुलजिम को अपनी नाकामी यकीनी दिखाई देने लगी तो उसने ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी के मुस्ताक मकतूला का गला घूंटकर उसे मौत की नींद सुला दिया। आयु बहुत सोच समझकर बोल रहा था कि मैं इसे किसी जाल में न फंसा सकूं, लेकिन मैंने तो इसके लिए हमरंगे ज़मीन जाल तैयार कर रखा था जो इसकी नज़र में नहीं आ सकता था। आयु साहब, मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला को गला घोंटकर मौत के घाट उतारा गया था। 100%, वो पुरएतमाद लहजे में बोला। आपके ख्याल में मुलजिम ने किस चीज़ की मदद से मकतूला का गला घोंटा होगा? मैंने आयु की आंखों में देखते हुए सवाल किया। जंबूर से, फंदे से, शिकंजे से या? जनाब, मुलजिम ने अपने हाथों की मदद से मकतूला का गला घोंटा था, वो अपने अल्फाज पर जोर देते हुए बोला। ओह, तो ये बात है, मैंने मासूमानी अंदाज में कहा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ऐसी कोई रिपोर्ट तो मुंसलिक दिखाई नहीं देती। कैसी रिपोर्ट? उसके लहजे में हैरत थी। मैंने सादगी से कहा, गला घोंटने की रिपोर्ट। क्या ऐसी भी कोई रिपोर्ट होती है? उसकी हैरत दो चंद हो गई। हाँ होती है। मैंने बड़ी मासूमियत से इस बात में गर्दन हिला दी। और इसे कहते हैं फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस खारिज की, फिर अपने सवालात में तुंदी भरते हुए पूछा। आयु साहब, क्या आपने मकतूला के गले यानी गर्दन पर से कातिल के फिंगरप्रिंट्स उठाने की कोशिश की थी? नहीं, वो गड़बड़ा गया। जब 5 बजे मुलजिम अपने घर पहुंचा और आप लोगों ने उसे गिरफ्तार कर लिया तो क्या इस वक्त मुलजिम की उंगलियों के निशानात लिए गए थे? मैंने तेज लहजे में दरियाफ्त किया। और इन फिंगरप्रिंट्स का मकतूला की गर्दन पर पाए जाने वाले कातिल की उंगलियों के निशानात से मवाजना किया था? उसने नफी में गर्दन हिला दी। क्यों? मैंने बाआवाज़ बुलंद इस्तफसार किया। मकतूला को गला घोंटकर मौत के घाट उतारा गया था और कातिल आपकी गिरफ्त में था, फिर फिंगरप्रिंट्स लेने से क्यों इज्तनाब बरता गया? क्यों? आयु के पास कोई माकूल जवाब नहीं था, लिहाजा वो खिसियाना होकर इधर उधर देखने लगा। मैंने रूए सुखन जज की जानिब मोड़ा और गहरी संजीदगी से कहा, जनाब आली, इस तगासा के मुताबिक ये एक मुजरिमाना हमले और कत्ल का केस है, लेकिन इन दोनों संगीन इल्ज़ामात के सिलसिले में पुलिस ने फाश गलतियाँ की हैं। मुजरिमाना हमले के मुलजिम का तिब्बी और तबई मुआयना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे साबित हो जाता है कि मुलजिम ने हमलाए मज़कूर का इर्तिकाब किया था या नहीं, लेकिन मेरे मुवक्किल को ऐसे किसी मुआयने से नहीं गुजारा गया। दूसरी जानिब कत्ल का मामला है। मकतूला को गला घोंटकर मौत के घाट उतारा गया था, लिहाजा मकतूला की गर्दन पर कातिल के फिंगरप्रिंट्स का पाया जाना लाजमी बात है, लेकिन पुलिस ने मकतूला की गर्दन से कातिल की उंगलियों के निशानात को उठाना ज़रूरी समझा और ना ही मुलजिम के फिंगरप्रिंट से इन निशानात का मवाजना करने का इन्हें ख्याल आया। ये बहुत ही अजीब सी बात है जो पुलिस की किसी मसलहत या कोताही या बदनीयती को जाहिर करती है। मैं खामोश हुआ तो जज ने अपने सामने फैले हुए कागजात पर कुछ नोट किया, फिर गर्दन उठाकर मेरी जानिब देखते हुए पूछा, बेग साहब, आपको आईओ से कुछ और तो नहीं पूछना? सिर्फ एक सवाल और योर ऑनर, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। ओके, जज ने मुख्तसर जवाब पर इक्तफा किया। मैं तफ्तीशी अफसर खादिम हुसैन की जानिब मुतवज्जा हो गया। आईओ साहब, पुलिस के रोज़नामचे के मुताबिक मैं 20 अगस्त की सपहर
2:30 पर याकूब अली नामी एक शख्स ने थाने फ़ोन करके ये इत्तला दी थी कि शादमान टाउन के बंगला नंबर 34 के अंदर से इसने किसी औरत के चीखने की आवाज़ें सुनी थीं। इसी इत्तला के नतीजे में जब आप जाए बकुआ पर पहुंचे तो वहां आपको मकतूला सादिया की लाश मिली। मेरी नज़र में और कानून की निगाह में याकूब अली नामी ये शख्स बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस्तग़ासा के गवाहों की फहरिस्त में याकूब अली का नाम शामिल नहीं। इसका कोई ख़ास सबब है? हमने याकूब अली को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमें कहीं मिल नहीं सका। आइयों ने जवाब दिया, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया था। हालांकि उसकी गवाही की वाकई बहुत अहमियत है। वो कहीं गायब हो गया या उसे गायब कर दिया गया, इसका फैसला बहुत जल्द हो जाएगा। मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, ऐन मुमकिन है कि याकूब अली को किसी साजिशी शख्स ने एक ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल करके मंजर से हटा लिया हो। मेरे सनसनीखेज़ ख्यालात पर आईओ ने कोई तबसरा नहीं किया। मैंने जज की तरफ देखते हुए कहा, जनाब आली, मुझे आईओ साहब से और कुछ नहीं पूछना। इसके बाद इस्तग़ासा की जानिब से अब्दुल गफ्फार नामी एक गवाह को शहादत के लिए पेश किया गया। ये वही बंदा था जो शगुफ्ता की शादी से पहले इसकी मां मेहरुन्निसा के बंगले पर ड्राइवर रह चुका था। अब्दुल गफ्फार के हवाले से मलिक नईम ने मुझे खासी चौंका देने वाली मालूमात फराहम की थीं। वो एक खुश शक्ल शख्स था। उसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 35 के आस पास लगा लिया। उसके गाल फूले फूले थे, जैसा कि उमूमन नन्हे बच्चों के होते हैं। इसके बाल सलीके से बने हुए थे और उसने उम्दा तराश का लिबास ज़ेबतन कर रखा था। वो अपने हुलिये और वज़े क़ते से तालीम याफ्ता और सुलझा हुआ नज़र आता था। उसने सच बोलने का हलफ उठाया, फिर अपना बयान रिकॉर्ड कराया। उसके बयान के मुताबिक वो 20 अगस्त की दोपहर 1 और 2 बजे के दरमियान इत्तेफाकन बंगला नंबर 34 बाग के शादमान टाउन के सामने से गुजर रहा था कि उसने मेरे मुवक्किल को एक तरहदार हसीना के साथ गाड़ी से उतरते देखा। मेरे मुवक्किल ने जेब से चाबी निकालकर बंगले का गेट खोला, फिर गाड़ी को बंगले के अंदर ले गया और गेट को बंद कर दिया। वकील इस्तग़ासा जिरह के लिए विटनेस बॉक्स के नज़दीक पहुंच गया। फिर गवाह की आंखों में देखते हुए पूछा, मिस्टर गफ्फार, क्या आपको यकीन है कि वक़ुआ के रोज़ आपने मुल्ज़िम ही को किसी लड़की के साथ अपने बंगले में दाखिल होते हुए देखा था? जी बिल्कुल, वो मजबूत लहजे में बोला, इसमें किसी शक व शुबह की गुंजाइश नहीं। इस लड़की के बारे में आप क्या जानते हैं जो वक़ुआ के रोज़ मुल्ज़िम के साथ थी? वकील इस्तग़ासा ने इस्तफ़सार किया। कुछ नहीं, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। मैंने इस लड़की को ज़िंदगी में पहली बार देखा था। वकील इस्तग़ासा ने अपनी फ़ाइल में से सादिया की एक पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो निकालकर गवाह की जानिब बढ़ाई और कहा, इस फ़ोटो को गौर से देखकर बताएं कि क्या यही लड़की वक़ुआ के रोज़ मुल्ज़िम के साथ इस बंगले में गई थी? जी हाँ, उसने पुरवसूख अंदाज में गर्दन हिलाई। बिल्कुल, वो यही लड़की थी। वकील इस्तग़ासा ने जरा मौकूफ़ कर दी। अपनी बारी पर मैं इस्तग़ासा के गवाह अब्दुल गफ्फार के करीब चला गया और हल्के फुल्के अंदाज में जिरा का आगाज़ करते हुए कहा, गफ्फार साहब, मुझे पता चला है कि बाज़ हलकों में आप एजी के नाम से मशहूर हैं। कहीं मेरी मालूमात गलत तो नहीं है? जी नहीं, आपकी मालूमात दुरुस्त है। वो गहरी संजीदगी से बोला, एजी का मतलब है अब्दुल गफ्फार, बस कहीं शॉर्ट नेम और कहीं फुल नेम। उसने आखिरी जुमला बड़े स्मार्ट अंदाज में अदा किया था। मैंने दोस्ताना लहजे में कहा, माशा अल्लाह, आप काफ़ी हैंडसम और स्मार्ट शख्स हैं, ख़ास तौर पर जिनसे मुखालिफ के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा कशिश पाई जाती है। क्या मैं आपको एजी कहकर मुखातिब कर सकता हूँ? जी सर, ज़रूर, वो फराग दिली से बोला। एजी साहब, मैंने जिरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, आपकी बातचीत के अंदाज से ज़ाहिर होता है कि आप आला तालीम याफ्ता भी हैं। कम से कम आप ग्रेजुएट तो होंगे ही। आपने किस सन में ग्रेजुएशन किया था? जनाब, मैं एमए पास हूँ। वो गहरी संजीदगी से बोला, बस घर के हालात अच्छे नहीं थे, वरना मेरी ख्वाहिश तो यही थी कि ग्रेजुएशन करूँगा जो अल्लाह को मंजूर। एजी के इस जवाब पर अदालत के कमरे में चेमगोइयाँ होने लगीं। एमए पास और ग्रेजुएशन का फ़र्क हर कोई समझता था, लिहाजा एजी के माकूस जवाब ने सबको महसूस किया था। अदालत के कमरे में मौजूद हर शख्स, हर अफराद की तो बाकायदा हंसी भी छूट गई थी।
इस सूरत हाल पर गवाह खासा कबीदा खातिर हुआ और परेशान नज़र से वकील इस्तगासा को देखने लगा। वकील इस्तगासा फौरन इसकी मदद को लपका। जनाबे आली, इसने जज को मुखातिब करते हुए कहा, वकील सफाई इस्तगासा के मोअज़्ज़िज़ गवाह को भरी अदालत के सामने शर्मिंदा कर रहे हैं। अब्दुल गफ्फार यहाँ गवाही देने आया है, किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए नहीं। पता नहीं मेरे फाजिल दोस्त इस नौइयत के सवालात से क्या साबित करना चाहते हैं। मुझे कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वकील इस्तगासा की तरफ देखते हुए कहा। तुर्की बतुर्की जवाब दिया, क्योंकि इस्तगासा के मोअज़्ज़िज़ गवाह मिस्टर एजी ने सब कुछ खुद ही साबित कर दिया है। क्या साबित कर दिया है गवाह ने? वकील इस्तगासा ने हैरत से पलकें झपकाईं। यही कि वो बड़ी सफाई के साथ झूठ बोल सकता है, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा और फिर गवाह की जानिब मुतवज्जा होते हुए सवाल किया, मिस्टर एजी, क्या तुम्हें पता है कि अदालत में दरोगोई की क्या सज़ा है? नहीं, उसने उलझन ज़दा अंदाज में जवाब दिया। पाकिस्तान पेनल कोड की दफ़ा 191 के मुताबिक। मैंने गवाह के चेहरे पर निगाह जमाते हुए बोलना शुरू किया, अगर कोई शख्स हलफ के ज़रिए या कानून के किसी सरीही हुक्म के ज़रिए सच बयान करने का कानूनी तौर पर पाबंद होते हुए या कानून के ज़रिए किसी अमर के बारे में कोई बयान देने का पाबंद होते हुए कोई ऐसा बयान दे जो मबनी बर दरोग हो और जिसका झूठ होना या तो वो जानता हो या जिसका सच होना वो या दोबारा ना करना, तो कहा जाएगा कि शख्स ने झूठी गवाही दी है। वकील साहब, आपने तो मेरा दिमाग घुमा दिया है। एजी दोनों हाथों से अपने सर को थामते हुए बोला, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। जो शख्स अदालत में झूठी गवाही देता है, मैंने उसकी सुनी अनसुनी करते हुए कहा, इसे दफ़ा 193 के तहत कैद महज या कैद बामशक्कत में से कोई एक सज़ाए कैद इतनी मुद्दत के लिए दी जाएगी जो हिफ्त साला यानी 7 साल हो सकती है, और वो झूठा शख्स जुर्माने का मुस्तौजिब भी होगा। लेकिन मैंने तो कोई झूठ नहीं बोला, वो खौफज़दा और बिखरी हुई आवाज़ में बोला। बस तो फिर तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैंने गहरी संजीदगी से तफरीह ली। क्या ये सच है ना कि तुम सिर्फ एमए पास हो और घरेलू हालात की वजह से ग्रेजुएशन नहीं कर पाए थे, हालांकि तुम्हें ग्रेजुएट बनने का बहुत शौक़ था? जी बिल्कुल, धूप निकलते हुए बोला मिस्टर एजी। मैंने इसकी आंखों में आंखें डालते हुए इस्तफसार किया, तुम क्या करते हो? मेरा मतलब है कि तुम्हारा ज़रिया माश क्या है? जी मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, उसने जवाब दिया। यानी तुम प्रॉपर्टी एजेंट हो? उसने इस बात में गर्दन हिलाई। मैंने पूछा, तुम्हारी एजेंसी का नाम क्या है? लकी स्टेट, उसने जवाबन बताया। लकी स्टेट नामी ये एजेंसी तुम्हारी ज़ाती मिल्कियत है या इसमें कोई और पार्टनर भी है? ये एजेंसी किसी और की मिल्कियत है, उसने बताया। मैं वहाँ बैठता हूँ, मेरे तवस्सुस से जो सौदा फाइनल होता है तो उसका कमीशन मुझे मिल जाता है। मेरी मालूमात के मुताबिक स्टेट एजेंसी का काम तुमने हाल ही में शुरू किया है, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। इससे पहले तुम ड्राइवरी किया करते थे, या मैं गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं जनाब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो सादा से लहजे में बोला। कुछ अर्सा तुम मुल्जिम की सास मेहरुनिसा के ड्राइवर भी रहे हो? मैंने पूछा। जी बिल्कुल रहा हूँ, उसने जवाब दिया, लेकिन इस ज़माने में मैडम मेहरुनिसा अभी मुल्जिम की सास नहीं बनी थी। वकील इस्तगासा के एक सवाल के जवाब में तुमने बताया कि वक़ुआ के रोज़ तुमने जब मुल्जिम के साथ एक जवान और हसीन लड़की को देखा तो तुमने मुल्जिम को फ़ौरन पहचान लिया। मैंने जिरह के सिलसिले को हस्बे मंशा दराज करते हुए सवाल किया। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुल्जिम को पहले से अच्छी तरह जानते हो या कम से कम उसके सूरत आशना ज़रूर हो? जी सिर्फ सूरत आशना हूँ, वो जल्दी से बोला। मैं मुल्जिम के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। जिन दिनों मैडम मेहरुनिसा की बेटी के रिश्ते का मामला चल रहा था तो मैंने मुल्जिम को इनके घर आते जाते देखा था। बाद में मुझे पता चला कि मुल्जिम की शगुफ्ता से शादी हो गई थी। मुल्जिम और शगुफ्ता की शादी आज से 12 साल पहले हुई थी, मैंने कहा। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने काफ़ी अर्सा पहले मेहरुनिसा की ड्राइवरी की थी। क्या इन 12 सालों में फिर कभी तुम्हारा मेहरुनिसा के घर आना जाना हुआ या घर से बाहर और कहीं इनसे मुलाकात हुई? उसने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, जी नहीं। शगुफ्ता की शादी के बाद कभी इससे मेल जोल रहा? मैंने पूछा। कतन नहीं, वो बड़े एतमाद से बोला।
مہرونسا کے یہاں سے ڈرائیوری چھوڑنے کا کوئی خاص سبب؟ وہ فلسفیانہ انداز میں بولا، بس جی، اللہ نے انسان کا جہاں جتنا رزق لکھا ہوتا ہے وہ اتنا ہی عرصہ وہاں نوکری کرتا ہے۔ خدائی معاملات میں کون دخل دے سکتا ہے؟ بے شک خدائی معاملات میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، مگر انسانی معاملات میں دخل دیا جا سکتا ہے۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارا نوکری چھوڑنے بلکہ نوکریاں چھوڑنے کا معاملہ چونکہ انسانی ہے لہٰذا میں اس میں لازمی دخل دوں گا۔ میں کچھ سمجھا نہیں، وہ گڑبڑا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سمجھاتا ہوں، میں نے سرسری انداز میں کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ وقوعہ کے روز تم ملزم کے بنگلے کے قریب کیا کرتے پھر رہے تھے؟ جناب، آپ کو پتہ تو ہے کہ آج کل میں پراپرٹی کا بزنس کر رہا ہوں۔ وہ جلدی سے بات کو سنبھالتے ہوئے بولا، اس وقت ایک پارٹی میرے ساتھ تھی۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ میں اس پارٹی کو اسی علاقے میں ایک بنگلہ دکھانے گیا تھا جہاں ملزم کی رہائش ہے، لیکن میں نے ملک نعیم سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں استغاثہ کے گواہ مسٹر اے جی کو گھستے ہوئے کہا، لکی اسٹیٹ کے مالک کا تو یہ کہنا ہے کہ وقوعہ کے روز یعنی 20 اگست کو تم نے ایجنسی سے چھٹی کی تھی۔ جی وہ گڑبڑا گیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس روز میں نے ایجنسی سے چھٹی کی تھی، اصل میں میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کمال ہے، جس طبیعت کی خرابی کے سبب تم نے لکی اسٹیٹ سے چھٹی کی تھی، اسی طبیعت کے ساتھ تم پارٹی کو بنگلہ دکھانے پہنچ گئے تھے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تمہیں تو گھر میں آرام کرنا چاہیے تھا۔ میں گھر میں پڑا آرام ہی کر رہا تھا جناب، وہ میرے الفاظ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بولا، لیکن پارٹی نے بہت ضد کی اور مجھے گھر سے نکلنے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ 20 اگست کی دوپہر تم ملزم کی بیوی شگفتہ سے ملنے اس کے بنگلے پر جانا چاہتے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، اور اسی مقصد کے لیے تم نے ناسازی طبع کا بہانہ کر کے لکی اسٹیٹ سے چھٹی ماری تھی؟ بالکل غلط، وہ ایسے اچھلا جیسے میں نے اس کی دم پر پاؤں رکھ دیا ہو۔ آپ کو کس نے یہ بات بتائی؟ یہ ناممکن ہے، میں تو 20 اگست کو میڈم شگفتہ کے بنگلے کے قریب بھی نہیں گیا تھا۔ اپنے گواہ کا بیان سن کر وکیل استغاثہ کے چہرے پر 12 بج گئے۔ وہ گواہ سے ایسی احمقانہ بات کی ہرگز توقع نہیں کر رہا تھا۔ دراصل مجھے کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وقوعہ کے روز اے جی کی ملزم کی بیوی سے کسی قسم کی کوئی ملاقات طے تھی۔ یہ میں نے تکا لگایا تھا جو تیر بہ ہدف ثابت ہوا تھا، قبل اس کے کہ وکیل استغاثہ ہمارے بیچ چھلانگ لگاتا۔ میں نے بڑی سرعت سے کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مسٹر اے جی، ممکن ہے کسی نے مجھ سے غلط بیانی کی ہو۔ تم تو 20 اگست کی دوپہر بنگلہ نمبر 34 واقع شادمان ٹاؤن کے قریب بھی نہیں گئے تھے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی ہاں، وہ لکنت زدہ انداز میں بولا۔ کیا تم ہمزاد کے کانسیپٹ پر یقین رکھتے ہو؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، تاہم اس نے اثبات میں گردن ہلا دی۔ تو پھر وہ تمہارا ہمزاد ہوگا جو وقوعہ کے روز کسی پارٹی کو جائے وقوعہ کے قریب کوئی بنگلہ دکھانے لے گیا تھا، میں نے طنزیہ انداز میں کہا، اور اسی ہمزاد نے ملزم کو کسی خوبرو جوان لڑکی کے ساتھ بنگلہ نمبر 34 کے اندر جاتے دیکھا تھا۔ تم تو بیمار تھے اور وقوعہ کے روز تم ملزم کے بنگلے کے قریب بھی نہیں گئے۔ وکیل استغاثہ سمجھ چکا تھا کہ میں نے اس کے گواہ کو اپنی جرح کے شکنجے میں کس لیا ہے، لہٰذا اس نے اے جی کی حمایت میں کہا، جناب عالی، میرے فاضل دوست خواہ ہمزاد کے موضوع کو لے آئے ہیں، جبکہ عدالت میں اس وقت مجرمانہ حملے اور قتل کے مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے۔ وکیل صفائی اپنے عجیب و غریب حربوں کی مدد سے معزز گواہ کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یور آنر، میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، استغاثہ کا گواہ مسٹر عبدالغفار عرف اے جی اس بات کی حلفیہ گواہی دینے عدالت میں حاضر ہوا ہے کہ اس نے وقوعہ کے روز ملزم کو ایک حسین لڑکی کے ساتھ گاڑی میں بنگلے یعنی جائے وقوعہ کی طرف آتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، یعنی اس واقعے کا عینی شاہد ہے۔ گواہ سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد معزز عدالت کو بتا چکا ہے کہ وہ اتفاق سے بنگلہ نمبر 34 کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ اس نے ملزم کو ایک طرح دار حسینہ کے ساتھ گاڑی سے اترتے دیکھا۔ ملزم نے جیب سے چابی نکال کر بنگلے کا گیٹ کھولا، پھر گاڑی کو بنگلے کے اندر لے جانے کے بعد گیٹ بند کر دیا، اور اب میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنے دلائل کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور اب اسی معزز گواہ کا دعویٰ ہے کہ یہ وقوعہ کے روز
मुल्जिम के बंगले के पास से भी नहीं गुजरा। मेरे फाजिल दोस्त को हमजाद के कॉन्सेप्ट पर सख्त एतराज़ है। चलें हम हमजाद के मौजू को दफन कर देते हैं। इस सूरत में मोजिज़ गवाह के दोनों बयानात में से कोई एक बयान ही दुरुस्त हो सकता है। या तो ये वक़ुआ के रोज़ मुल्जिम के बंगले के सामने से गुजर रहा था या मज़कूरा रोज़ ये इस तरफ गया ही नहीं था। तुम क्या कहते हो मिस्टर एजी? जज ने बराह रास्त गवाह से इस्तफसार किया। जज जी वो बुरी तरह घबरा गया। मम मैं इस दिन मुल्जिम के बंगले के सामने से गुजरा था और मैंने मुल्जिम के साथ एक हसीन लड़की को बंगले के अंदर जाते देखा था। जनाब आली, इस तगासा का मोजिज़ गवाह अपनी तालीमी काबिलियत के हवाले से एक खुला झूठ बोल चुका है। झूठ नंबर 2 अभी मौजूद अदालत के सामने आया है। इससे आगे भी दरोगोई का एक लामतनाही सिलसिला है। एनी हाउ, मैंने रूए सुखन गवाह की जानिब मोड़ा और उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए पूछा, मिस्टर एजी, क्या तुम्हारे इस बयान को लॉक कर दिया जाए कि तुम वक़ुआ के रोज़ मुल्जिम के बंगले यानी मैडम शगुफ्ता के बंगले यानी जाए वक़ुआ के सामने मौजूद थे और तुमने मेरे मुवक्किल और इस केस के मुल्जिम वहीद खान को एक हसीन दोशीज़ा के साथ अपने बंगले के अंदर दाखिल होते देखा था। मुल्जिम को तुमने फ़ौरन पहचान लिया था, लेकिन मकतूला यानी वो तरहदार हसीना सादिया तुम्हारे लिए अजनबी थी। जी बिल्कुल, उसने सर को अस्पाती जुम्बिश दी। यही हकीकत है। हकीकत सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं मिस्टर एजी, मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, बल्कि मेरे पास कुछ ऐसे शवाहिद भी मौजूद हैं जो जाहिर करते हैं कि वक़ुआ के रोज़ तुम बंगले नंबर 34 के बाहर नहीं बल्कि अंदर थे। मेरा ये इंकिशाफ एटम बम की तरह गवाह के सर पर गिरा और वो सरसराती हुई आवाज़ में बोला, आपको ये बात किसने बताई है? एक ऐसे शख्स ने जो इस वक्त बंगले के अंदर मौजूद था। मैंने इंकिशाफात का सिलसिला जारी रखते हुए कहा, ज़रा सोचकर बताओ, इस रोज़ तुम्हारे अलावा बंगला नंबर 34 में और कौन कौन मौजूद था? वकील इस्तगासा ने कहा, जनाब आली, मुझे सख्त एतराज़ है। मेरे फाजिल दोस्त इस्तगासा के गवाह को खामा-खा अपने दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनके पास ऐसा कोई सबूत मौजूद है तो इस सबूत को अदालत में पेश करें। वकील इस्तगासा ने एक अहम नुक्ता उठाया था। सच बात तो ये कि मेरे पास ऐसा कोई सबूत या ऐसा कोई गवाह मौजूद नहीं था। वकील इस्तगासा का यह अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था कि मैं इसके गवाह को दबाव में लाने के लिए नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल कर रहा था। बेग साहब, जज ने मुझसे मुखातिब होते हुए पूछा, क्या आपके पास ऐसा कोई सबूत है कि 20 अगस्त को गवाह एजी बंगला नंबर 34 के अंदर मौजूद था? जी बिल्कुल, मैंने मजबूत लहजे में कहा, लेकिन मैं ये सबूत अदालती कार्रवाई के दौरान मुनासिब मौके पर सामने लाऊंगा। बराह रास्त ये इंसाफ के रास्ते में रुकावट बन सकता है। जज ने कहा, ऐसी सूरत में एतराज़ दुरुस्त तस्लीम किया जाता है। मैं दोबारा इस्तगासा के गवाह की जानिब मुतवज्जा हो गया। मिस्टर एजी, मैंने इससे मुखातिब होते हुए सवाल किया, मैंने सुना है कि मैडम मेहरुनिसा बहुत फराग दिल खातून हैं। वो तनख्वाह के अलावा भी तुम्हें नवाजती रहती थीं, तुम्हारी हर माली ज़रूरत को पूरा करती थीं। मुझे ये भी पता चला है कि तुम्हारे वहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद भी मैडम मेहरुनिसा ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा था। मैंने अपनी जराह के जाल को समेटते हुए कहा, तुम्हें जब भी ज़रूरत पेश आई वो तुम्हारी माली मदद कर दिया करती थीं। जी बिल्कुल, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। अब वहाँ मेरा जाना तो नहीं होता, लेकिन वो अपनी बेटी के ज़रिए मेरा ख्याल रखती हैं। बेटी यानी मैडम शगुफ्ता। मैंने तस्दीक तलब नज़र से उसकी तरफ देखा। मुल्जिम वहीद खान की बीवी शगुफ्ता। जी, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, वो बेजारी से बोला। इसका मतलब है कि तुम्हारी मैडम शगुफ्ता से मेल मुलाकात रहती है? मैंने पूछा। जी, कभी कभार मिलना हो जाता है, उसने जवाब दिया। फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा कि मुल्जिम ने अपनी बीवी यानी तुम्हारी छोटी मैडम शगुफ्ता को तलाक का नोटिस दे रखा था? मैंने कुरेद करने वाले अंदाज में सवाल किया। जी, मैंने ऐसी बात सुनी थी। किससे सुनी थी? मैंने सवाल किया। खालिद मकबूल से, वो बेसाख्ता कह गया। खालिद मकबूल यानी मुल्जिम का मैनेजर? मैंने तेज़ आवाज़ और अंदाज में पूछा। क्या तुम्हारा खालिद मकबूल से भी मिलना जुलना रहता है? बहुत कम, वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोला। वो मैडम शगुफ्ता का कोई करीबी रिश्तेदार भी है। मिस्टर एजी, मेरे लहजे में दुरुस्ती दर आई, तुम्हारे पास झूठ का स्टॉक ख़त्म हो गया है या कुछ बाकी भी है?
जी क्या मतलब? वोल्टा मुझसे पूछने लगा। मिस्टर एजी, थोड़ी देर पहले मौजूद अदालत के रूबरू तुमने मेरे एक सवाल के जवाब में बताया था कि तुमने शगुफ्ता की शादी से पहले मेहरुन्निसा की ड्राइवरी की नौकरी छोड़ दी थी, और इन 12 सालों में तुम्हारा ना तो मेहरुन्निसा के घर जाना हुआ और ना ही बाहर कहीं कभी उससे मुलाकात हुई। जब मैंने पूछा कि शगुफ्ता की शादी के बाद भी तुम्हारा उससे मेल जोल रहा, तो तुमने बड़े कतई अंदाज में उसकी नफी की थी, और अब तुम मुझे कुछ और ही बता रहे हो। तुम्हारा शगुफ्ता से न सिर्फ मिलना जुलना है, बल्कि वो अक्सर और पेशतर तुम्हारी माली मदद भी कर देती है, और ये कि तुम मैडम शगुफ्ता के घरेलू मामलात से भी बखूबी आगाह हो। तुम्हारी हमदर्दी शगुफ्ता के साथ है, और इसी के बिना पर तुम मुल्जिम वहीद खान के खिलाफ गवाही देने आए हो। इसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था, लिहाजा वो बगलें झाँकने लगा। इसके साथ ही अदालत का मुकर्ररा वक्त ख़त्म हो गया। जज ने 10 रोज़ बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। हम अदालत से बाहर आए तो मलिक नईम ने कहा, बेग साहब, आज आपने इस्तग़ासा के गवाह एजी को खूब रगड़ा दिया है। बेचारी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले और क्या ना बोले। एजी को रगड़ा लगाने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद था कि इसकी दरोगोई अदालत के रिकॉर्ड पर आ जाए। मैंने कहा, मेरा असल टारगेट मेरा मुवक्किल और आपका दोस्त वहीद खान है। मुझे इसकी बेगुनाही साबित करना है, और ये इसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब मैं इस्तग़ासा को ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर कर दूँ। आप ठीक कहते हैं बेग साहब, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। वैसे अदालती कार्रवाई में मज़ा बहुत आता है।